हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सिविल पॉइंट इंस्टीट्यूट इंदौर। तो गाइज हम क्या पढ़ रहे थे, हाईवे इंजीनियरिंग। तो हाईवे इंजीनियरिंग का चैप्टर 1 अपना कंप्लीट हो चुका है। हम कंटिन्यू करेंगे चैप्टर 2। चैप्टर 2 आपका क्या है, ज्योमेट्रिक डिजाइन। पहले वाले चैप्टर में हमने देखा था कि हाईवे का डेवलपमेंट कैसे हुआ है और किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। जिस भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम के लिए आप तैयारी कर रहे हो, उस एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं, सारी चीज़ें आपने देख लिया था। ज्योमेट्रिक डिजाइन का वेटेज क्या होगा उस पर्टिकुलर वीडियो में मैंने हर एक चैप्टर का वेटेज बताया था। तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज निकल के आया था आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन से निकल के आया था। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन में हम क्या पढ़ते हैं, बहुत सारे टॉपिक होते हैं, लेकिन उनमें से कौन कौन से टॉपिक के कौन कौन से फार्मूले इंपॉर्टेंट हैं, कौन से टॉपिक बिल्कुल भी नहीं पढ़ने हैं, कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो कंप्लीट वीडियो को वॉच करिए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। हम पढ़ रहे हैं हाईवे इंजीनियरिंग, ये हमारा चैप्टर नंबर 2 है। ये हमारा चैप्टर 2 है। इसमें कौन कौन से टॉपिक पर हम डील करने वाले हैं थोड़ा उसको बताएंगे। ज्योमेट्रिक डिजाइन का मतलब क्या होता है, उन सारी चीज़ें की आपको फीलिंग आएगी। आप हर एक वर्ड को समझते जाइएगा। आपको हर एक वर्ड को पढ़ने के बाद ज्योमेट्रिक डिजाइन की बिल्कुल फीलिंग आएगी। जैसे अपन रोड का डिजाइन करते हैं, जैसे अपन आरसीसी वगैरह पढ़ते हैं ना, सारी चीज़ें फील हो जाती है। वैसे ही आप हाईवे इंजीनियरिंग को फील करेंगे यदि आप कंटिन्यू बहुत अच्छे से स्टडी करते हैं। ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंतर्गत जो आपका हाईवे होता है, जो आपका रोड होता है, उस रोड में जो विजुअल फीचर होते हैं उन फीचर के बारे में पढ़ते हैं। विजुअल फीचर जो हमें आंखों से दिखाई देते हैं, उन सारे फीचर के बारे में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से फीचर होते हैं उनको आगे डिस्कस करेंगे। बहरहाल हम देख लेते हैं इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो पहला हमारा जो टॉपिक रहेगा इंट्रोडक्शन। पहले हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर, ज्योमेट्री डिजाइन क्या होती है, क्या हमारा मोटिव होता है ज्योमेट्री डिजाइन करने का। दूसरा हमारा जो टॉपिक रहने वाला है हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट। यदि हाईवे के सेक्शन को हम काट के देखें तो कौन कौन से एलिमेंट दिखाई देंगे, ठीक है, उनमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, जैसे आपने कैम्बर वगैरह पढ़ा होगा, उन सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। तीसरा अपना टॉपिक रहने वाला फाइव डिस्टेंस। फाइव डिस्टेंस है ना, आपने पढ़ा होगा इस टॉपिक, फाइव डिस्टेंस, इंटरमीडिएट फाइव डिस्टेंस, हेडलाइट फाइव डिस्टेंस, ओवरटेकिंग फाइव डिस्टेंस। इन सभी फाइव डिस्टेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से कवर अप करने वाले हैं, ठीक है। अगला अपना टॉपिक है डिजाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल एलिमेंट। जब मान लीजिए कहाँ कहीं रोड में मुड़ाव होता है, कर्व सरफेस होता है ना, तो वहाँ किस तरीके से हमें हॉरिजॉन्टल कर्व को डिजाइन करना होता है, किस तरीके से सुपर एलिवेशन प्रोवाइड करते हैं, वो सारी चीज़ें देखेंगे। ये आपके टॉपिक नंबर 4 में। जो टॉपिक नंबर 5 है वर्टिकल अलाइनमेंट, आपने समिट कर्व सुना होगा, आपने वैली कर्व सुना होगा, उन सभी कर्व के बारे में पढ़ेंगे। डिजाइन ऑफ इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट डेटा के बारे में पढ़ेंगे जहाँ से क्वेश्चन आते हैं। अब ये आपके 7 टॉपिक को हम बहुत अच्छे से कवर अप करने वाले हैं। हर एक टॉपिक के बहुत सारे सब टॉपिक होंगे जो यहाँ नहीं लिखे हैं। जब उन टॉपिक को हम स्टार्ट करेंगे तो सब टॉपिक को भी बहुत अच्छे से डिस्कस करते हुए चलेंगे। ओके, आपको इस लेक्चर की जो पीडीएफ है आपके ऐप के सेक्शन में मिल जाएगी। तो आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप ध्यान से सुनते जाइए, हर एक पॉइंट को ध्यान से सुनते जाइए। वीडियो कंप्लीट होने के बाद एक बार रिवाइज कर लेना है आप, ठीक है। क्या इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है ज्योमेट्री डिजाइन करने का। तो देखिए, ज्योमेट्री डिजाइन जो हम करते हैं, जो हमारे विजुअल डायमेंशन होते हैं, जो विजुअल फीचर होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि क्रॉस सेक्शन एलिमेंट, क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में क्या आएगा, जब रोड क्रॉस सेक्शन में क्या आएगा, रोड की विड्थ आएगी, रोड को काट के देखेंगे तो डेप्थ पता चलेगी, स्लोप कितना दिया गया है साइड में उसके बारे में पता चलेगा। तो क्रॉस सेक्शन एलिमेंट के बारे में देखेंगे। दूसरा आपका जो ज्योमेट्री डिजाइन में जो विजुअल फीचर होता है फाइव डिस्टेंस के बारे में देखेंगे, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट के बारे में देखेंगे, वर्टिकल अलाइनमेंट के बारे में देखेंगे, इंटरसेक्शन का डिजाइन करेंगे। इन सबको डिजाइन करना, इन सबको समझना, इन सबको जानना, ठीक है, ये आपका ज्योमेट्री डिजाइन होता है। लेकिन यार डिजाइन की बात हो रही है तो हर एक पॉइंट ऑफ व्यू को हम डिजाइन करके चलेंगे। कितनी विड्थ देनी है, कितना डेप्थ देना है, कितना स्लोप देना है, कितना कहाँ फाइव डिस्टेंस देना होता है, क्योंकि फाइव डिस्टेंस अलॉन्ग द रोड पूरे रोड में दी जाती है। जहाँ पास मोड़ होगा वहाँ अलाइनमेंट कैसे डिजाइन करेंगे, यानी कर्व कैसे प्रोवाइड करेंगे। इन सब की जो स्टडी होती है आपकी ज्योमेट्री डिजाइन में होती है, ज्योमेट्रिक डिजाइन में होती है। आई होप आपको कुछ कुछ आइडिया लग रहा होगा कि ज्योमेट्री डिजाइन में हम क्या करने वाले हैं। आप समझो आप किसी रोड से ट्रैवल कर रहे हो, कोई आपके नेशनल हाईवे से आप अपने कार से ट्रैवल कर रहे हो, तो जो रोड बनाई गई है उस रोड में आपको उसकी विड्थ दिखेगी। रोड को बनाने में डेप्थ फिलिंग वगैरह की गई होगी, उसमें मोड़ भी होंगे तो सुपर एलिवेशन प्रोवाइड किया गया होगा। वो जो प्रॉपर डिजाइन होता है ना, फिर रैंडम नहीं होता है, एक मतलब पूरा एनालिसिस करके किया जाता है।
वही चीज़ें आप पढ़ने वाले हैं ज्योमेट्री डिज़ाइन के अंतर्गत। ज्योमेट्री डिज़ाइन के अंतर्गत चीज़ें क्लियर हैं। जब भी आप किसी रोड की डिज़ाइन करें तो 2-3 बातें बहुत ज़रूरी है ध्यान में रखना। अपने माइंड पे ध्यान रखें कि मान लीजिए आपने रोड बना रहे हैं, ये रोड की कनेक्टिविटी है ए सिटी से लेके बी सिटी तक मान लो, ठीक है। ए से लेकर के बी पॉइंट तक ये रोड जाने वाली है, तो ए से लेकर के बी पॉइंट तक कनेक्टिविटी बनानी है, तो हमें ध्यान देना है कि आप जो रोड बना रहे हैं ऐसे लाइन से गुजारें कि मैक्सिमम लोग, अधिक से अधिक लोग इसको कवर कर सकें, अधिक से अधिक लोगों का फ़ायदा होना चाहिए, ठीक है। यानी ऑप्टिमम इफिशियंसी मिले आपको, मतलब मैक्सिमम लोग इस पे आ सकें, है ना, अलग अलग एरियाज पे। तो ये ध्यान में रखा जाता है। दूसरा ध्यान में रखा जाता है इस रोड पे जो यूजर है बहुत ही सेफली ट्रैवल कर सके, बहुत आसानी से ट्रैवल कर सके। और तीसरी बात ये है कि जब इस रोड को आप बनाएंगे तो इसमें पैसा भी लगेगा, खर्चा भी लगेगा, तो रिजनेबल कास्ट है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होना चाहिए, मतलब अधिक से अधिक लोग यूज कर पाएँ, सेफ्टी भी प्रॉपर रहे एंड इसमें पैसा भी कम लगे, रिजनेबल कास्ट में रोड बने। इन 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। थोड़ा बेस बनाएंगे, इसके बाद टू द पॉइंट चलेंगे, घबराइए नहीं। तो पहला वाला जो आपका इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन में बस जस्ट इतना ही है कि हाईवे ज्योमेट्री डिज़ाइन क्या होता है, हाईवे के अंदर ज्योमेट्री डिज़ाइन क्या होता है, आपका इंट्रोडक्शन वाला टॉपिक था। जो अपना सेकंड टॉपिक है हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट्स, ठीक है, जो कि ज्योमेट्री डिज़ाइन का पार्ट होता है। तो हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में एक एक पॉइंट को हम देखने वाले हैं, ठीक है। हाईवे क्रॉस सेक्शन एलिमेंट में आपका पेमेंट भी आता है। पेमेंट क्या होता है, जैसे आपका, आपने देखा होगा, ये आपका जो पार्ट होता है जिस पर आपका व्हीकल ट्रैवल करता है ना, जिस पर आपका व्हीकल ट्रैवल करता है, जिसको कैरिज वे बोलते हैं, कैरिज वे बोलते हैं, ये क्या होता है, आपका पेमेंट होता है। क्या होता है, पेमेंट होता है, जिस पर आपके व्हीकल ट्रैवल करते हैं, या फिर इसको कैरिज वे भी बोलते हैं, कैरिज वे, ठीक है। ये आपके फोल्डर्स होते हैं, ये क्या होते हैं, फोल्डर्स होते हैं। इनको कंप्लीट क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन, आगे देखेंगे क्या बोलते हैं, विड्थ ऑफ फॉर्मेशन बोलते हैं। तो जो आपकी पेमेंट होती है, पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी पेमेंट की सरफेस की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो पेमेंट के सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स को बढ़ा देती हैं, घटा देती हैं, क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। आपने देखा होगा जो जनरली पेमेंट होता है, पेमेंट यानी ऊपरी सतह जिस पर आपका जो गाड़ी का पहिया होता है ना डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, उसको पेमेंट बोलते हैं। तो पेमेंट में 2 टाइप की पेमेंट होती है, एक तो बिटुमिन की पेमेंट होती है ना, बिटुमिन, गांव में डामर बोलते हैं, डामर, बिटुमिन। दूसरा होता है आपका कंक्रीट की पेमेंट होती है, वाइट पेमेंट, यानी बिटुमिन की पेमेंट होगी तो ब्लैक पेमेंट होगी, दूसरी बात कंक्रीट की होगी तो वाइट पेमेंट होगी। इन 2 टाइप की पेमेंट में उनके सरफेस की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो अब सरफेस को इफेक्ट करने वाले बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पहला आपका है फ्रिक्शन, दूसरा है अनइवननेस, लाइट रिफ्लेक्टिंग कैरेक्टरिस्टिक्स, ड्रेनेज ऑफ सरफेस वाटर। तो एक एक करके देखते हैं, फ्रिक्शन को देख लेते हैं। किसको देख लेते हैं, फ्रिक्शन को। फ्रिक्शन में आप चीज़ें समझिए कि जब मान लीजिए अब आपकी ये कार है, आपकी ये BMW कार है, जब ऐसे रैंडम में बना रहा हूँ, ये आपकी कार है, इस कार में आप यहाँ पास बैठे हुए हैं, आराम से बहुत अच्छे से जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं। ये आपके कार के पहिए हैं, ये आपके कार के क्या हैं, पहिए हैं। तो आप रोड पे ट्रैवल कर रहे हैं, आप रोड पे, ये रोड है तो रोड की लंबाई के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यानी लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप चले जा रहे हैं। तो आप ये देखिए कि जब जब आगे ट्रैवल करते हैं, आपने देखा होगा कि इसमें एक फ्रिक्शन फोर्स डेवलप होता है, एक फ्रिक्शन फोर्स होता है जो कि आपको अपोज करता है। आपके जिस डायरेक्शन में आपकी ट्रैवलिंग की डायरेक्शन होती है, गाड़ी की डायरेक्शन होती है, उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जिसको मैं आपको अभी रेड कलर से दिखा रहा हूँ, इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, ये अपोज करता है ना, ये अपोज करता है, तभी तभी तो एक प्रॉपर ग्रिपिंग बन पाती है और हम बहुत आसानी से अपने व्हीकल को ट्रैवल कर पाते हैं, यानी उस रोड से हम चल पाते हैं। यदि फ्रिक्शन नहीं होता रोड पे तो हम चल नहीं पाते, क्योंकि प्रॉपर ग्रिपिंग ही नहीं बन पाएगी। टायर एंड रोड सरफेस के जो कांटेक्ट एरिया होता है ना, प्रॉपर ग्रिपिंग नहीं बन पाएगी। तो फ्रिक्शन, यहाँ पर एक फ्रिक्शन काम कर रहा है, आप लंबाई के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ पर एक फ्रिक्शन काम कर रहा है। तो इस फ्रिक्शन को क्या बोलेंगे, जो कि लंबाई के डायरेक्शन में काम कर रहा है, जस्ट अपोजिट डायरेक्शन है ना, डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन इसी डायरेक्शन में है ना, ये तो इस डायरेक्शन में व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं भैया, लॉन्गिट्यूडनल, बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। इसको और क्या बोल सकते हैं, जब आपकी गाड़ी ट्रेवल करेगी तो जो पहिया होता है, ये पहिया ये रोल करता हुआ आगे बढ़ता है, रोल करता हुआ बढ़ता है,
तो फिर बोल सकते हैं रोलिंग फ्रिक्शन। क्या बोल सकते हैं भैया? रोलिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं, रोलिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन बोल सकते हैं। तीसरी चीज़ क्या बोल सकते हैं? जब आपका गाड़ी आगे ट्रेवल करता है, जिसको अपोज करता है, इसको स्किड रेजिस्टेंस भी बोलते हैं, स्किड रेजिस्टेंस। क्या होता है स्किड, क्या होता है स्लिप, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देखेंगे, घबराइए नहीं, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से हम देखने वाले हैं। तो रोलिंग फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन एंड स्किड रेजिस्टेंस, एंड क्या बोलते हैं? स्किड रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। अच्छा, एक फ्रिक्शन हो गया। दूसरा एक फ्रिक्शन होता है, एक फ्रिक्शन ऐसा होता है कि जब आप मोड़ पे ट्रेवल करते हैं, यानी जब कहीं मान लो कर्व एरिया होता है, मोड़ होता है ऐसे इस तरीके का, आप ट्रेवल करते हैं, तो ये आपका मान लो व्हीकल है, ये आपका क्या है? व्हीकल है, आप ट्रेवल कर रहे हैं। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं? ट्रेवल कर रहे हैं, इस डायरेक्शन में आप ट्रेवल कर रहे हैं। तो हमेशा और हमेशा आपने देखा होगा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है, एक कर्व है, कर्व का कोई ना कोई सेंटर होगा जिसका ये रेडियस होगा, कोई ना कोई सेंटर होगा जिसका रेडियस होगा। जब कोई भी ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल करता है तो बाहर के साइड में एक फोर्स काम करता है, बाहर के साइड में एक फोर्स काम करता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करेगा ना, आपके जो व्हीकल की स्थिति है ना उसको बिगाड़ेगा, है ना, व्हीकल की स्थिति को बिगाड़ेगा। ये चाहता है एक किससे काम करता है दरअसल, ये आपके बॉडी, आपके जो व्हीकल है ना, व्हीकल पे एक इनर्शिया नाम का फोर्स होता है, इनर्शिया नाम का फोर्स होता है। ठीक है, जिसके कारण सेंट्रीफ्यूगल फोर्स डेवलप होता है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या करता है? ऑब्जेक्ट को, यानी व्हीकल को बाहर की तरफ ले जाने का प्रयास करता है, तो उसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन डेवलप होता है। सर फोन रिसीव करिए तो एक बार। जो मतलब बाहर की साइड में रोकने से, मतलब बाहर की साइड में जाने से रोकता है, उसे क्या बोलते हैं? लेटरल फ्रिक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेटरल फ्रिक्शन बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए। क्या बोलते हैं? लेटरल फ्रिक्शन बोलते हैं। तो दो फ्रिक्शन की यहाँ बात आई हुई है, बस जस्ट ध्यान में रखिए, सारी चीज़ें क्लियर होंगी, 100% हमारी गारंटी है। तो यहाँ पास दो फ्रिक्शन के नाम सुन लिया आपने, एक तो सुना लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, दूसरा आपने सुना लेटरल फ्रिक्शन। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन कहाँ काम करता है, लेटरल फ्रिक्शन कहाँ में काम करता है ना। हॉरिजॉन्टल कर्व आप ध्यान में रखिएगा, हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक आपको कोड ध्यान में रखना है, इंडियन रोड कांग्रेस 73, इसके ऊपर सारे डेटा होंगे। जो भी डेटा अपन ऑथेंटिक डेटा पढ़ेंगे जहाँ पे क्वेश्चन बनते हैं, इंडियन रोड कांग्रेस 73, इसके अकॉर्डिंग इन्होंने कॉफिशिएंट ऑफ स्किड रेजिस्टेंस, रोलिंग फ्रिक्शन या फिर कॉफिशिएंट ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, इसकी जो वैल्यू दी है 0.35 से 0.40, 0.35 से 0.40। ठीक है, अब बोलेंगे सर ये लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन किस काम में आता है? यदि हम देखें तो जब आप वो देखेंगे, आप जब साइड डिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे, जब आप साइड डिस्टेंस का कैलकुलेशन करेंगे, वहाँ पास आपको लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। अब बोलेंगे सर कैसे ज़रूरत पड़ेगी? यदि आपको फार्मूला पता होगा तो आप आसानी से कर सकते हैं। क्या फार्मूला होता है? वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करेंगे ना तो बहुत अच्छे से आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जस्ट मैं पीपीटी में एक बार आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाए जो चीज़ें आप पढ़ रहे हैं आपके काम की है कि नहीं है, आपके काम की है कि नहीं है। जस्ट अ मिनट गाइज। यहाँ देखिए, आप जब करते हैं ना, जब आप निकालते हैं साइड डिस्टेंस, जब आप निकालते हैं साइड डिस्टेंस, तो जो ए आप एफ होता है ना यहाँ पास, ये आपका होता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन, और इसी की वैल्यू 0.35 से 0.40 रखी जाती है, 0.35 से 0.40 रखी जाती है। आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे कि जो लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन होता है उसकी वैल्यू कितनी रखी जाती है, तो आपको पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। चलिए ठीक है, और इसका यूज कहाँ होता है? साइड डिस्टेंस कैलकुलेशन में। दूसरा आपका होता है लेटरल फ्रिक्शन। लेटरल फ्रिक्शन क्या होता है मैंने बता दिया, एज पर इंडियन रोड कांग्रेस 73, इसकी वैल्यू है 0.15 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 0.15। जो लेटरल फ्रिक्शन होता है ना, इसका यूज होता है हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन में, जो कि मैंने आपको बताया था, हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन में इसका यूज होता है। ठीक है, अब यहाँ पास आपको एक स्किड वर्ड आया था, स्किड वर्ड,
स्किड तो दूसरा है कि फ्लिप भी होता है। स्किड और फ्लिप में क्या डिफरेंस है थोड़ा समझ लीजिए, जो कि बेहद आसान है और आपको आने वाले जो कॉन्सेप्ट है समझने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्या होता है स्किड, क्या होता है फ्लिप, पहले हम देखेंगे फ्लिप को, दूसरा देखेंगे स्किड को, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखिए, ये मान लो आपका सरफेस है, आपका रोड सरफेस है, ठीक है। ये अर्दन रोड है, कैसी रोड है भैया, अर्दन रोड है, मिट्टी की रोड है, ठीक है, किसी गांव से होकर रोड निकल रही है। अब यहाँ पर फिर कोई व्हीकल ट्रेवल कर रहा है, इसके व्हील्स होंगे, है ना, टायर्स होंगे। अब पानी गिर गया, पानी गिर गया तो ये रोड क्या है, पूरी गीली हो चुकी है ना, कीचड़ बन चुका है। अब इसमें जब कोई व्हीकल ट्रेवल करेगा तो आप देखते होंगे जनरली, अब यहाँ पर आप दो चीज़ देखिएगा, जैसे टायर है तो टायर का जो ऐसे मोशन होता है, जो टायर घूमता है, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंशियल, है ना, सर्कुलर मूवमेंट, क्या बोलते हैं, सर्कुलर मूवमेंट। अब ये टायर फिक्स मान लो इस पॉइंट में था, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आ गया, तो इतना जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इसको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। ये वाली चीज़ें क्लियर, यहाँ देखिए, ये आप कोई टायर है तो टायर मान लो इस तरीके से घूमेगा, इसको बोलते हैं सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस, है ना, या फिर सर्कुलर डिस्टेंस। टायर पॉइंट 1 में था, घूम घूम के पॉइंट 2 में पहुंच गया, तो जो डिस्टेंस कवर किया है इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ओके, क्लियर हो रही है ना, ठीक है। तो अब देखिए फ्लिप कब होता है, जब सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस ज़्यादा हो जाए एज कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। ये कब होता है, ये कब होता है, आपके अर्दन रोड है, कीचड़ बन गया है, तो जो पहिया है ना रोल करता रहे, घूमता रहता है, एक जगह पे घूमता रहता है, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाता, आगे बहुत कम बढ़ता है। आपने कभी फील किया होगा, आप साइकिल भी चलाए होंगे तो इस चीज़ को जूम किए होंगे, जब भी फ्लिप होती है साइकिल, है ना, तो पहिया क्या घूमता रहता है। तो जब सरकमफ्रेंशियल मूवमेंट, सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, उसे क्या बोलते हैं, फ्लिप। कि टायर में फ्लिप हो रहा है, टायर में क्या हो रहा है, फ्लिप हो रहा है। तो सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस समझ में आ गई, है ना, सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस इज मोर देन लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस, तो क्या होता है, फ्लिप होता है। स्किड कब होता है भैया, स्किड तब होता है कि जब आपकी सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस जो होती है ना, सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस कम होती है एज कम्पेयर टू लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस। आपका पहिया यहाँ पास था पॉइंट 1 में और पॉइंट 2 में चला गया, पॉइंट 2 में चला गया, लेकिन इसने जो दो तरह का मूवमेंट हुआ, दो तरह का, एक तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जाएगा, है ना, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में, दूसरा आपका सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस कवर करेगा, तो उसने लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ज़्यादा कवर कर दिया, ठीक है, एज कम्पेयर टू सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस। अब क्या होता है, मान लो रोड है, बिटुमिन की रोड है, उसमें आयल गिरा हुआ है, आयल गिरा हुआ है, तो होगा क्या कि आपकी जो गाड़ी है ना आगे बढ़ जाएगी, फिसल के आगे बढ़ जाती है, तो उस केस में क्या होगा, आपका जो व्हील था इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक चला गया, यानी आगे बढ़ गया। जब आगे बढ़ गए तो क्या होगा, आगे बढ़ गया ना, खिसक के आगे बढ़ गया ड्यू टू आयल, आयल यहाँ पास गिरा हुआ था, तो आप इसने क्या किया, लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस ज़्यादा कवर किया है एज कम्पेयर टू सरकमफ्रेंशियल डिस्टेंस। पहिए ने उतना रोल नहीं किया लेकिन आगे बढ़ गया, उसको बोलते हैं स्किड। अब गाइज मैंने आपको इतने सिंपल शब्दों में प्रयास किया है बताने का कि स्लिप तब होता है जब कीचड़ वगैरह की सिचुएशन होती है, पानी वानी गिर देता है अर्दन रोड में। स्किड कब होता है, जब आपके रोड सरफेस में आयल वगैरह गिर जाता है। तो स्लिप एंड स्किड के बारे में आपको पता चल गया क्या होता है, स्किड और स्लिप के बारे में आपको पता चल गया क्या होता है। आपने कई बार देखा होगा जब अपन ब्रेक लगाते हैं तो ब्रेक लगाने के बाद भी थोड़ी गाड़ी खिसक के आगे चली जाती है, वहाँ पास भी स्किड की सिचुएशन बनती है, क्या बनती है, स्किड की सिचुएशन बनती है। तो स्किड और फ्लिप के बारे में पता चल गया, फ्रिक्शन के बारे में पता चल गया। अगला जो आपका है लाइट रिफ्लेक्शन, जो कि पेमेंट सरफेस कैरेक्टरिस्टिक्स को इफेक्ट करता है। लाइट रिफ्लेक्शन क्या होता है, आपने देखा कि जो आपकी पेमेंट होती है, पेमेंट जिसके ऊपर आपकी गाड़ी चलती है, व्हीकल चलती है, दो टाइप की होती है, एक तो होता है बिटुमिन का, दूसरा होता है कंक्रीट का, दूसरा क्या होता है, कंक्रीट का। अब इनमें लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, लाइट का क्या इफेक्ट पड़ता है, जैसे आपकी कंक्रीट की रोड है तो कंक्रीट की रोड में होता क्या है कि जैसे सनलाइट पड़ती है, जैसे सनलाइट पड़ती है तो उसमें ग्लेयरिंग होती है, चमक चमक, और वो चमक हमारे डायरेक्ट आँखों में पड़ती है। उसमें क्या होता है, जैसे लाइट पड़ती है रोड की सरफेस में तो उसमें चमक भी डेवलप होती है दिन के टाइम पे, जो कि हमारे आँखों में पड़ती है, यानी ग्लेयर इफेक्ट होता है ड्यूरिंग डे टाइम। लेकिन रात के टाइम पे क्या होता है ना, विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है, रात के टाइम पे विजिबिलिटी बहुत अच्छी रहती है। तो ये आपका हो कंक्रीट रोड का।
बिटुमिन रोड के केस में क्या होता है कि दिन में जब जो बिटुमिन क्या है, काला होता है ना, उसका रोड सरफेस क्या होता है, ब्लैक होता है। तो जो भी सनलाइट आएगी वो सनलाइट को क्या करेगा, जो बिटुमिन की सरफेस है एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो दिन के टाइम पे तो क्या होगा, दिन के टाइम पे क्या होता है, कोई ग्लेयर इफेक्ट नहीं होता, दिन के टाइम पे कोई ग्लेयर इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन रात के टाइम में भी क्या होगा, जो लाइट आपके हेडलाइट से निकलेगी, आपके व्हीकल से निकलेगी, उसको भी ऑब्जर्व कर लेगा। तो आपको पुअर विजिबिलिटी मिलेगी, क्या मिलेगी, पुअर विजिबिलिटी, प्रॉपर दिखाई नहीं देगा। तो लाइट रिफ्लेक्शन समझ में आ रहा है। वाइट रोड हैव बेटर विजिबिलिटी एट नाइट बट हैव ग्लेयर इफेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम। वाइट रोड यानी कंक्रीट की रोड में जो विजिबिलिटी होती है नाइट में अच्छी काफ़ी होती है, लेकिन थोड़ा सा चमक डेवलप होती है दिन के टाइम पे। जबकि आपकी ब्लैक टॉप रोड यानी विटामिन की जो रोड होती है उसमें पुअर विजिबिलिटी होती है नाइट टाइम में, क्योंकि जो लाइट होती है ना, जो ब्लैक चीज़ें होती हैं लाइट को ऑब्जर्व करती हैं, तो जो सरफेस होगी लाइट को रात में भी ऑब्जर्व कर लेगी, तो विजिबिलिटी कम रहती है। इसलिए वाइट पट्टा वगैरह पोत दिया जाता है बीच, अपने देखे होंगे आप लोग। लेकिन दिन के टाइम पे कोई इफेक्ट नहीं होता, कोई ग्लेयर इफेक्ट नहीं होता। तो आपको दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है लाइट रिफ्लेक्शन के बारे में, ठीक है, दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगला आपका टॉपिक है अनइवननेस। अनइवननेस क्या होता है, ये आपका रोड का सरफेस था, आपने बहुत अच्छे से बनवा दिया था रोड, टाइम के साथ इसमें क्या हुआ ना, थोड़ा बहुत गड्ढे हो गए, कुछ इस तरीके की रोड हो गई, कुछ इस तरीके की रोड हो गई, थोड़े बहुत क्या हो गए, अंडुलेशन हो गए, गड्ढे हो गए, ठीक है। तो ये जो अंडुलेशन होते हैं ना, तो जो ये आपके मान लो गड्ढा हुआ, तो इस गड्ढे की वर्टिकल हाइट होगी, इस गड्ढे की ये वर्टिकल हाइट होगी, इसको हम मेजर करते हैं सेंटीमीटर में, इस गड्ढे की वर्टिकल हाइट होगी। तो पूरे आप क्या करो, 1 किलोमीटर एरिया पे मेजर कर लो कि जितने भी गड्ढे हैं उनकी वर्टिकल हाइट क्या है, उनका सम कर लो, है ना। इट इज़ टोटल वर्टिकल अंडुलेशन पर यूनिट लेंथ ऑफ रोड, है ना, सेंटीमीटर पर किलोमीटर में रिप्रेजेंट करते हैं, सेंटीमीटर पर किलोमीटर में। आपने 1 किलोमीटर में, 1 किलोमीटर पूरे लेंथ ऑफ रोड में आपने देखा कि टोटल जो सम ऑफ अंडुलेशन है इतना है। तो मान लो 50 सेंटीमीटर पर किलोमीटर कह सकते हैं, 100 सेंटीमीटर पर किलोमीटर कह सकते हैं, डिपेंड करता है दिख क्या रहा है आपको, है ना, मतलब कितने अंडुलेशन वहाँ पास दिख रहे हैं। तो अनइवन समझ में आ गया। मेजर किस में करते हैं, सेंटीमीटर पर किलोमीटर में करते हैं, है ना, यूनिट होती है। लेकिन उसको मेजर कैसे करेंगे, उसके लिए आपके पास दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, एक होता है बम्प इंडिकेटर, दूसरा होता है, एक होता है बम्प इंडिकेटर, दूसरा होता है इंटीग्रेटर। बम्प इंडिकेटर, बम्प इंटीग्रेटर। तो ध्यान में रखिएगा कि इससे अपन वर्टिकल अंडुलेशन को मेजर करते हैं, ठीक है। अच्छा है, इस इंस्ट्रूमेंट को किसने बनाया था, आपने चैप्टर 1 में सुना था, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट क्री। सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बम्प इंडिकेटर या फिर बम्प इंटीग्रेटर का निर्माण किया था, जिसके माध्यम से हम वर्टिकल अंडुलेशन को चेक करते हैं, जिसकी यूनिट होती है सेंटीमीटर पर किलोमीटर, सेंटीमीटर पर किलोमीटर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनेंगे यहाँ से। अब कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यू अंडुलेशन के बारे में ध्यान में रखिए। AIRC डेटा जो होते हैं ना, इंडियन रोड कांग्रेस डेटा, इंपॉर्टेंट होते हैं। पहले कॉलम में लिखा हुआ अनइवननेस इंडेक्स, दूसरे में लिखा हुआ टाइप्स ऑफ सरफेस। मान लो आपने 1 किलोमीटर लेंथ ऑफ रोड पे आपने बम्प इंटीग्रेटर लेके टोटल आपने अनइवननेस निकाला, जो कि 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम है, 150 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से कम है। तो हम कह सकते हैं भैया जो पेमेंट है आपकी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है, गुड पेमेंट है। मान लो अंडुलेशन को जो सम आता है 150 से लेकर के 250 आता है, उसको बोलते हैं सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट। क्या बोलते हैं, सेटिस्फैक्ट्री पेमेंट। आपको मान लो 250 से 320 सेंटीमीटर पर किलोमीटर आता है, तो उसको बोलते हैं बैड पेमेंट, बैड पेमेंट। फिर मान लो 320 से ज़्यादा आ रहा है, 320 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा आ रहा है, उसको बोलते हैं अनसेटिस्फैक्ट्री पेमेंट। क्या बोलते हैं, अनसेटिस्फैक्ट्री पेमेंट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि रोड में जितना भी अंडुलेशन था आपने पता किया, रोड में जितना भी अंडुलेशन था आपने पता किया। अब उसके बेस पे आप डिसाइड करेंगे कि रोड का मेंटेनेंस करना है कि नहीं करना है, रोड के मेंटेनेंस करना है कि नहीं करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे बैड सिचुएशन आते हैं ना, बैड पेमेंट की सिचुएशन, उसी टाइम पे आप क्या कर सकते हैं, रीसर्फेसिंग कर सकते हैं, ड्रेसिंग कर सकते हैं उसको, है ना, रीसर्फेसिंग कहिए या फिर रोड की ड्रेसिंग कर सकते हैं। लेकिन मान लो इस सिचुएशन को पार कर गए कि 320 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा अनइवननेस इंडेक्स आ रहा है, तो भैया आपको रीसर्फेसिंग करनी ही पड़ेगी, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंडेटरी हो जाएगा,
तो वैल्यू को ध्यान में रखिए। बेड पेमेंट जब सिचुएशन आते तभी कर सकते हैं, लेकिन मान लो 320 सेंटीमीटर पर किलोमीटर से ज़्यादा हो गया तो आपको रिसर्फेसिंग यानी ड्रेसिंग करनी ही पड़ेगी। क्लियर हो रही चीज़ें आपको? ओके। अब हम बात करेंगे अगला जो अपना टॉपिक है ड्रेनेज, है ना। पेमेंट सरफेस को अफेक्ट करने वाला एक ड्रेनेज भी होता है। ड्रेनेज क्या होता है? आपको कुछ लग रहा होगा पानी वानी बह जाए, ऐसे, हाँ ऐसे ही कुछ करके है, समझते हैं। इसका नाम होता है क्रॉस स्लोप बोलते हैं, कैंट भी बोलते हैं, क्रॉस फॉल भी बोलते हैं, कैम्बर इन रोड बोलते हैं, कि रोड में कैम्बर प्रोवाइड कर दो, रोड में कैम्बर प्रोवाइड कर दो। आपने देखा जब रोड का निर्माण हुआ था, है ना, जब रोड बनना शुरू हुई थी तो मेन यही रीजन था कि पहले ना अपन रोड नॉर्मल आप ज़मीन सरफेस बना देते थे तो पानी भर जाता था, पानी भर जाता था। उस कारण से प्रॉपर जो आपके कार्ट व्हील वगैरह होते थे वो ट्रैवल नहीं हो पाते थे। तो उस टाइम पे जब लोगों ने दिमाग लगाया कि हमें हाईवे बनाना है, यानी ऊंचा कुछ बनाना है। ये आपका ग्राउंड लेवल होता है, ग्राउंड लेवल से कुछ इतने हाइट पे आप बनाना है हाईवे, इतने हाइट पे हाईवे बनाना है ताकि इसके सरफेस में जो पानी गिरे, है ना, इसके सरफेस में जो पानी गिरे ये ट्रांसफर डायरेक्शन में बह जाए। लेकिन यूं ही पानी नहीं बहेगा, इसके लिए कुछ करना पड़ेगा, उसके सरफेस को थोड़ा सा प्लेन से हटा के कुछ करना पड़ेगा। तो उसमें हम कुछ फ्लो प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं? फ्लो प्रोवाइड करते हैं। क्या फ्लो प्रोवाइड करते हैं? जैसे मान लो ये आपका रोड, ये रोड का पेमेंट है, जस्ट अ मिनट, ये रोड का पेमेंट है, ठीक है, ये रोड का पेमेंट है। अब पेमेंट को अपन क्या करेंगे, पेमेंट को क्या करेंगे, ये पेमेंट का एज होता है, पेमेंट का एज होता है, पेमेंट के मिडिल पोर्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एज उठा देते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एज क्या करते हैं, उठा देते हैं। पेमेंट के मिडिल पोर्शन को विथ रिस्पेक्ट टू एज, अब बोलेंगे एज क्या है भैया, इसको बोलते हैं एज, क्या बोलते हैं, एज। ये भी क्या होता है आपका, एज। इसको क्या बोलते हैं, क्रोन, क्राउन बोलते हैं, सॉरी क्या बोलते हैं, क्राउन बोलते हैं। इसको बोलते हैं सेंट्रल राइज, सेंट्रल राइज, है ना, सेंटर में जो उठान होता है। तो आप क्या करेंगे, विथ रिस्पेक्ट टू एज मिडिल पोर्शन को उठा देते हैं, है ना, मिडिल पोर्शन क्या करते हैं, उठा देते हैं। अब ये जो ट्रांसफर डायरेक्शन में फ्लो बन गया है, इस जो पानी गिरेगा रोड सरफेस में इसी तरीके से फ्लो होके बह जाएगा, ये क्या होगा, बह जाएगा। तो समझ में आ गई कैम्बर क्या होता है। इट इज राइजिंग द मिडिल ऑफ द रोड सरफेस इन द ट्रांसफर डायरेक्शन टू ड्रेन ऑफ रेन वाटर फ्रॉम रोड सरफेस। हम क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू एज पेमेंट के जो मिडिल पोर्शन को ट्रांसफर डायरेक्शन में उठा देते हैं ताकि रोड के सरफेस में जो पानी आए वो बह करके निकल जाए। अच्छा, जो आप ये सेंट्रल राइज आप उठाए हैं ना, इतनी हाइट उठाए हैं, ठीक है, तो ये आपने जो स्लोप दिया हुआ है, ये आपने जो स्लोप दिया हुआ है, ये किस तरीके का स्लोप दिया है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं 1/n के फॉर्म में, 1/n या फिर n% के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, 1/n या फिर n% के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। वो क्या होता है, चलिए इसके बारे में बहुत अच्छे से हम देख लेते हैं। 1/n या फिर n% के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है उसको आपको जानना बहुत ज़रूरी, बेहद इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पर मान लो स्लोप दिया हुआ है, आपने जो स्लोप दिया है इसमें जो अपनी स्लोप दिया है वो आपका स्लोप क्या है, इसके बारे में बताने से पहले थोड़ा बता देता हूँ। अच्छा, कैम्बर समझ में आ गया, कैम्बर क्या होता है। कैम्बर के कई टाइप होते हैं, कैम्बर के कई टाइप के कैम्बर होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, ये आपका पहला जो कैम्बर है स्ट्रेट कैम्बर है, जो मैंने बना के दिखाया था ना वो स्ट्रेट कैम्बर था। इसको स्लोप्ड कैम्बर भी कहते हैं, ठीक है, स्लोप्ड कैम्बर भी कहते हैं। इसके अंदर क्या होता है, दो आपके स्लोप होते हैं, ये आपके इस वाले एज पे, दूसरा इस वाले एज पे होता है, सेंटर से कुछ उठा दिया जाता है, इसे बोलते हैं स्ट्रेट कैम्बर। क्या बोलते हैं, स्ट्रेट कैम्बर। अच्छा, स्ट्रेट कैम्बर बोलते हैं। इसमें जो स्लोप दिया गया है 1/n का दिया हुआ है। अब 1/n का मतलब क्या होता है, 1/n का मतलब क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है, देखते हैं। 1/n किस चिड़िया का नाम है, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। जो आपका 1 होता है, 1 क्या होता है गाइस, वर्टिकल हाइट होती है। 1 क्या होता है आपका, वर्टिकल हाइट होती है। जबकि n क्या होता है आपका, हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है, हॉरिजॉन्टल लेंथ होती है। समझते हैं, मतलब यदि आप n हॉरिजॉन्टल चलेंगे, n लेंथ आप हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो 1 आप वर्टिकल चलेंगे। मान लो इसकी यूनिट मीटर में है, लेट सपोज क्या है, मीटर में है, जो भी आपको दिया हुआ है तो यूनिट तो सेम ही रहती है, यूनिट आपस में कैंसिल हो जाएगा। यदि आप n यूनिट हॉरिजॉन्टल चलेंगे,
यदि आप 1 यूनिट हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो 1 यूनिट क्या चलेंगे, वर्टिकल चलेंगे। तो आपका एन क्या हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल लेंथ, और एक क्या हो जाएगा, वर्टिकल लेंथ। एक क्या हो जाएगा, वर्टिकल लेंथ। क्लियर हो रहा है, एन आपका हॉरिजॉन्टल लेंथ हो जाएगा और एक क्या होगा, वर्टिकल लेंथ होगा। ठीक है, मान लो यहाँ पास लिखा है 1/50 का स्लोप है, 1/50 का स्लोप है, यानी आपने क्या किया, आपने 50 सेंटीमीटर आपने हॉरिजॉन्टल चला है, तब आपने 1 सेंटीमीटर आपने वर्टिकल चला है, 1 सेंटीमीटर आपने वर्टिकल चला है। ठीक है, अब 1/50 आपका चाहे जिसमें हो, मीटर में हो, सेंटीमीटर में हो, वो तो अलग बात है। समझ में आ रही है। तो क्रास स्लोप बोलते हैं, फिर इसको ट्रांसवर्स स्लोप बोलते हैं। 1/n का मतलब क्या हुआ, चीज़ें क्लियर हो गई। अच्छा, इसको कई बार परसेंटेज में भी लिख देते हैं। 1/n को क्या लिखते हैं, परसेंटेज में भी लिख देते हैं। आपने 5% प्रोवाइड किया, आपने 10% प्रोवाइड किया, ये क्या होता है। तो जैसे आपने लिखा 1/50 का मैंने स्लोप दिया है, तो इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे, एक को 100 बना दीजिए, 50 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2% आ जाएगा। आपने कहा नहीं सर मैंने तो स्लोप दिया है 1/25 का, तो एक को आप 100 बना लीजिए, बटे में 25 कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। आपने कहा सर नहीं मैंने 120 का स्लोप दिया है, 100/20 कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो 5%, 2%, 4% क्या है, स्लोप है। तो आपको इस रेशियो में दिया है तो आप स्लोप में निकाल सकते हैं, आप स्लोप में आसानी से निकाल सकते हैं। रेशियो में दिया तो आप परसेंटेज में, स्लोप कहने का मतलब परसेंटेज में बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन हम आपसे है कि यहाँ पर आप देखो, आपको एक क्वेश्चन दिया है, सर ए 1/80 है, ए आपका है 1/60 और एक है 1/30। इसमें सबसे ज़्यादा कैम्बर किसका होगा, सबसे ज़्यादा कैम्बर किसका होगा। तो अपन क्या करेंगे, एक को 100 बना लेंगे, तो 100/80, 100/60 और 100/30 हो जाएगा। आप डिवाइड करें तो आप देख पाएंगे कि जो ग्राफ स्लोप होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा आ रहा है। इसके अंदर कितना आ रहा है, सबसे ज़्यादा 3.33% का सबसे ज़्यादा आ रहा है। ठीक है, तो अब परसेंटेज में निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आई होप आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी, आपको चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। मान लो कोई परसेंटेज में दिया है, रेशियो में कन्वर्ट करना है, तो 2% लिखा है, 2% लिखा है, इसको क्या कर सकते हैं अपन, 100/2 कर देंगे, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, 50, यानी 1/50 का है। इस तरीके से निकाल सकते हैं, इस तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, मैंने आपको कैम्बर के बारे में बताया। अब कैम्बर 3 टाइप के होते हैं, पहला होता है आपका स्ट्रेट कैम्बर, दूसरा होता है पैराबोलिक, तीसरा होता है कंबाइंड कैम्बर, तीसरा होता है कंबाइंड कैम्बर। तो आप इसको देखिए, मैं थोड़ा इरेज करके आपको समझाता हूँ, आपको मैं इरेज करके अच्छे समझाता हूँ। जस्ट मिनट। यहाँ देखिए, ये आपका स्ट्रेट कैम्बर है। आपने क्या किया कि आपका सेंटर से आपने मिडिल पोर्शन को उठा दिया, आपने सेंटर से क्या किया, मिडिल पोर्शन को उठा दिया। ये आपका क्या है, रोड सरफेस है। ये क्या है आपका, रोड सरफेस है। इस पॉइंट को बोलते हैं क्राउन। ठीक है, इस पॉइंट को बोलते हैं एज, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, एज। क्या बोलते हैं गाइज, एज बोलते हैं। ठीक है, अब ये जो सेंट्रल राइज की हाइट होती है, ये सेंट्रल राइज की हाइट है, आपको पता नहीं होती। इस हाइट को कई बार निकालना पड़ता है। थोड़ा सा मैं कैलकुलेशन करके आपको यहीं बता देता हूँ। बेसिक में फंडा होता है, कुछ भी नहीं होता। ये आपका पेमेंट है। ठीक है, आपने पेमेंट के मिडिल पोर्शन को उठा करके, मिडिल पोर्शन को ट्रांसफर डायरेक्शन में उठा दिया, आपने कैम्बर प्रोवाइड कर दिया, लेट सपोज इस तरीके का। इसकी विड्थ मान लो W होगी, तो इतना वाला पार्ट कितना होगा, W/2 होगा। और ए वाला पार्ट भी क्या होगा आपका, W/2 होगा। कितना होगा गाइज, W/2 होगा। आप ए वाली हाइट निकालना चाहते हैं, आप ए वाली हाइट निकालना चाहते हैं, लेकिन आपको स्लोप नहीं पता कितना स्लोप दिया गया है। आपको ये पता है कि आपने 1/n का दिया है। 1/n का मतलब आप यदि n हॉरिजॉन्टल चलेंगे तो एक वर्टिकल चलेंगे, कितना चलेंगे, एक वर्टिकल चलेंगे। तो चलिए हम भी एक काम करते हैं। ये तो हमें पता था कि n हॉरिजॉन्टल होता है, एक वर्टिकल होता है। तो इस केस में ऐसा करिए, देखिए इसमें क्या करेंगे,
ये हमारा जो क्या था ना, इस वाले पार्ट को हम बाहर निकाल रहे हैं, इस वाले पार्ट को। ये कितना हो जाएगा आपका W/2 हो जाएगा। इफ़ एच की लेंथ हमें पता करनी है, इफ़ एच की लेंथ हमें पता करनी है, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। जब आप सिमिलर ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो आसानी से आप फार्मूले को निकाल पाएंगे। कैसे निकाल पाएंगे? देखिए 1/n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, H/W/2, H/W/2। तो जब आप निकालेंगे H बराबर, तो A आपका आएगा W/2n। कितना आएगा? W/2n। तो आपको कभी भी सेंट्रल राइज पूछे, W क्या होता है? विड्थ ऑफ पेमेंट। W क्या होता है? विड्थ ऑफ पेमेंट। N क्या होता है? परसेंटेज। N क्या है? आपने जो स्लोप दिया हुआ है, परसेंटेज स्लोप आपने जो दिया हुआ है, तो H बराबर क्या हो जाएगा? W/2n। H बराबर क्या हो जाएगा? W/2n। तो यही यहाँ पास लिखा हुआ डायरेक्ट फार्मूला कि जो H होता है सेंट्रल राइज होता है, W/2n होता है। W क्या होता है? विड्थ ऑफ पेमेंट। N क्या होता है? परसेंटेज स्लोप। आई होप आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। आपके स्ट्रेट कैम्बर के बारे में सारी चीज़ें आप जान लिए होंगे। अब यहाँ से क्वेश्चन लगा लेना, सारे क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। दूसरा आपका जो कैम्बर होता है वो होता है पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोला के टाइप में ही होता है ना, पैराबोला के टाइप में होता है। जस्ट अ मिनट, पैराबोला के टाइप में ही होता है। जस्ट अ मिनट, आप क्या करेंगे, इसमें इस तरह कुछ कैम्बर होता है। ये जो कैम्बर होता है ना आपका, कुछ इस तरीके का कैम्बर होता है, इस तरीके का कैम्बर होता है। इसमें भी क्या करते हैं ना, आपका इनर एज होता है, ये आपके एज होते हैं। अब इसको सेंटर से बीच में सेंटर से उठा दिया जाता है, बीच में सेंटर से उठा दिया जाता है, तो ये आपका पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, पानी इस डायरेक्शन में फ्लो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको बोलते हैं पैराबोलिक कैम्बर या फिर बैरल कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर या फिर बैरल कैम्बर, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखिएगा। इसका अपन वहाँ प्रोवाइड करते हैं जहाँ फास्ट मूविंग व्हीकल होते हैं, ठीक है। फास्ट मूविंग व्हीकल कहाँ है? बिटवीन रोड वगैरह में जो कैम्बर होता है ना, आपको पैराबोलिक कैम्बर होता है। कैसा होता है? पैराबोलिक कैम्बर होता है। तो इसके बारे में ध्यान रखिए। इसके बारे में कुछ आपको मैं इक्वेशन वगैरह भी आपको दिखा दूंगा, डायग्राम में देख लीजिए। ये आपका पैराबोलिक कैम्बर होता है, ये आपका क्या है? पैराबोलिक कैम्बर है, ठीक है। ये आपका क्या है? सेंट्रल राइज वाला पार्ट है, सेंट्रल राइज वाला पार्ट है। ये आपका टोटल क्या है? विड्थ ऑफ रोड है। ये क्या है आपका? विड्थ ऑफ रोड है। जस्ट अ मिनट, देखिए ये आपका क्या है? ये आपका जो विड्थ ऑफ रोड है, ये क्या है? विड्थ ऑफ रोड है। ये क्या होता है? सेंट्रल राइज होता है। ये क्या होता है? सेंट्रल राइज होता है, ठीक है। ये जो आपका विड्थ ऑफ रोड है ना, आपने सुना होगा एक इक्वेशन आपने देखी होगी। इक्वेशन क्या है? इक्वेशन क्या होती है कि पैराबोला की इक्वेशन आपने देखी होगी। ज़्यादा डेप्थ में लगता जाने से कोई मतलब नहीं है, आप कंफ्यूज हो सकते हैं एग्जाम में, तो कंफ्यूज तो नहीं होना है। बट पैराबोला की इक्वेशन है जो आपको पता है, आपने सुना होगा इक्वेशन ए बराबर क्या होता है? NW/2। और उससे पहले आपने सुना होगा बाई बराबर x² बाई बराबर x²। ये तो आपने इक्वेशन डिराइव की होगी 12th क्लास में मैथ के अंदर। और यहाँ पास ए बराबर क्या रख देंगे अपन? NW/2। तो जो बाई की वैल्यू आ जाएगी वो आपकी आएगी 2x² NW। तो यहाँ पास देखिए जो स्लोप है 1/n का है, 1/n का ही स्लोप है, ठीक है। अब यहाँ पास तो इसका जो बाई का वैल्यू आएगा ना, सेंट्रल राइज आएगा, 2x² आएगा, 2x² आएगा। मतलब ये आपका ये पैराबोलिक कैम्बर हो गया, ये आपका पैराबोलिक कैम्बर हो गया। अब पैराबोलिक कैम्बर में ये वाला जो सेंट्रल राइज होता है ना आपका, ये सेंट्रल राइज, ठीक है। ये क्या है? आपका सेंट्रल राइज है। क्या है? सेंट्रल राइज है। तो जो आपने स्लोप दिया हुआ है, आपने जो स्लोप दिया हुआ है ना, ये आपका जो स्लोप है इसको अपन एक्स बोलेंगे। ये आपका एक्स होगा, ये वाली क्या है? बाई हाइट है। तो जो बाई बराबर आप फार्मूला निकालेंगे, यानी ए वाली हाइट जो आप निकालेंगे, इसका डायरेक्ट फार्मूला रट्टा मान लीजिए 2x² NW। 2x² NW होता है, 2x² NW होता है। और जो आपने उसको पढ़ा है, आपने स्ट्रेट लाइन का पढ़ा है, स्ट्रेट लाइन में क्या होता है? H बराबर होता है W/2n।
यहाँ पे बहुत सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएंगे, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाएंगे। तीसरा होता है आपका पैराबोलिक कैम्बर। पैराबोलिक कैम्बर के अंदर 3 चीज़ें होती हैं, नहीं कंबाइंड कैम्बर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कंबाइंड कैम्बर। इसको लिखा नहीं है यहाँ पास, मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। तीसरा आपका कैम्बर होता है कंबाइंड कैम्बर। कंबाइंड में क्या क्या होगा, हमने स्ट्रेट वाला पढ़ चुका है एंड हमने पढ़ रखा है पैराबोलिक वाला। तो स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक का जो कॉम्बिनेशन होता है वो आपका होता है कंबाइंड कैम्बर। क्या होता है भैया, कंबाइंड कैम्बर होता है। स्ट्रेट प्लस किसका, पैराबोला का जो कॉम्बिनेशन होता है कंबाइंड कैम्बर होता है। तो यहाँ पर देखिए पहले इतना जो ए वाई लाइन है इसको स्ट्रेट रखा गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक ये लाइन क्या है आपकी पैराबोलिक है, फिर यहाँ से जो लाइन है आपकी स्ट्रेट है, यानी स्ट्रेट प्लस पैराबोला है ना। जब आपकी कोई लाइन स्ट्रेट लाइन होती है, जैसे ये वाला कर्व आपका होता था इस तरीके का जो होता था, इसको 1 डिग्री कर्व बोलते हैं। जब कोई कर्वेचर इस तरीके पैराबोला होता तो 2 डिग्री बोलते हैं, तो फिर 2 डिग्री कर्व ही बोलेंगे, 2 डिग्री कर्व। और जो आपका स्ट्रेट पैराबोला स्ट्रेट आपका कैम्बर होता है ना, स्ट्रेट कैम्बर, उसको लीनियर कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, घबराइए नहीं। तो यहाँ पास स्ट्रेट कैम्बर हो गया, फिर पैराबोला, फिर स्ट्रेट, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेट एंड पैराबोलिक शेप। इंपॉर्टेंट है, क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट था कि भैया कैम्बर क्यों प्रोवाइड करते हैं। कैम्बर इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि रोड के सरफेस में पानी रुके ना, पानी ट्रांसफर डायरेक्शन में बह के निकल जाए। अदरवाइज रोड के अंदर पानी घुस जाएगा तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम होगी, है ना, सीपेज करके अंदर धीरे धीरे इन्फिल्ट्रेट हो जाएगा। दूसरा 3 टाइप के कैम्बर होते हैं, स्ट्रेट कैम्बर, पैराबोलिक कैम्बर एंड स्ट्रेट प्लस पैराबोलिक। स्ट्रेट के लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है, पैराबोलिक के लिए फार्मूला इंपॉर्टेंट है। अब कहाँ कहाँ कितना कैम्बर रखेंगे, कितना स्लोप रखेंगे, कैम्बर का मेन मकसद है स्लोप पे। तो डिपेंड करता है कहाँ कितनी बारिश हो रही है, कहाँ कितनी बर्फ़ा हो रही है, इन सब पर डिपेंड करता है, इन सब पर डिपेंड करता है कहाँ कितनी बर्फ़ा हो रही है, उसके अकॉर्डिंग आप कैम्बर की वैल्यू को डिसाइड करते हैं। ओके, तो हम आपको कुछ डेटा बताएंगे जो कि IRC ने दिया है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। एक क्वेश्चन ये बनेगा कि जो आपका क्रॉस स्लोप होता है, जो आपका कैम्बर होता है, कैम्बर आप जो प्रोवाइड करते हैं किस पर डिपेंड करता है भैया, ये डिपेंड करता है मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल पर, कितना ज़्यादा वर्षा हो रही है इस पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि मैं आपको एक टेबल दिखाता हूँ। ये टेबल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहले कॉलम में सीरियल नंबर है, दूसरे में टाइप्स ऑफ रोड सरफेस है, तीसरा है रेंज ऑफ कैम्बर इन एरियाज, कि उस पर्टिकुलर एरिया में कितना कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, किस तरीके का रोड सरफेस है, इस पर बात होगी पहले वाले कॉलम में। अब रेंज ऑफ कैम्बर इन एरियाज, मान लो बहुत ज़्यादा बर्फ़ा वाला एरिया है, बहुत कम बर्फ़ा वाला एरिया, 2 टाइप के एरिया हो सकते हैं, बहुत कम बर्फ़ा वाला, बहुत ज़्यादा बर्फ़ा वाला। तो मान लो पहला टाइप का आपका रोड है, टाइप ऑफ रोड सरफेस, सीमेंट कंक्रीट एंड हाई टाइप बिटुमिनस सरफेस। सीमेंट कंक्रीट की रोड है, आपका जो पेमेंट है ना, ये जो पेमेंट है वाला जिस पर गाड़ी ट्रेवल करती है, ये आपका सीमेंट कंक्रीट का बना हुआ है। ठीक है, या फिर हाई टाइप बिटुमिनस रोड है, तो उस केस में कितना कैम्बर प्रोवाइड करेंगे। मान लो उस एरिया में बना है जहाँ बहुत ज़्यादा वर्षा होती है, तो आप 1/50 प्रोवाइड करेंगे। 1/50 कितना लिख सकते हैं, 2%। 2% कैसे, 1 को बना दो 100, 50 को बना दो 50 से डिवाइड कर दो, 2% आ जाएगा। ठीक है, 2% आ जाएगा। मान लो लो रेनफॉल है, कम वर्षा होती है, तो 1/50, यानी 1 को बना दो 100 और 60 से डिवाइड कर दो, तो 1.7% आ जाएंगे। तो सीमेंट कंक्रीट की रोड हो या फिर हाई टाइप के बिटुमिनस रोड हो, तो हैवी रेनफॉल के केस में 1/50 एंड लो रेनफॉल के केस में 1/50 प्रोवाइड करते हैं, 1/50 प्रोवाइड करते हैं। अब बहुत बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है, पर आप जो बता रहे हैं मैं बताता हूँ, इसको समझिए। यहाँ पर फिर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन एराइज होने वाला है। कॉन्सेप्चुअल, ये डेटा तो इंपॉर्टेंट ही है, याद रखना ही पड़ेगा, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ पर फिर एराइज हो रहा है कि जो लो रेनफॉल है, जहाँ वर्षा कम हो रही है, वहाँ क्या हम कैम्बर की वैल्यू कम दे रहे हैं, बिल्कुल 1.7% दे रहे हैं, यानी कैम्बर की वैल्यू कम दे रहे हैं, क्योंकि वर्षा कम होगी तो पानी बह जाएगा। लेकिन जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी वहाँ पास आपको 2% देना पड़ेगा, 2%। ठीक है, ध्यान रखिए, जहाँ वर्षा ज़्यादा होगी 2%, जहाँ वर्षा कम होगी 1.7%। मान लो जो बिटुमिनस की रोड है, लेकिन वो थिन बिटुमिनस की सरफेस है, बहुत पतली सरफेस है, तो 1/40 हैवी रेनफॉल के केस में, लो रेनफॉल के केस में 1/50। अब इसमें आपने अगर 100/40 करेंगे तो 2.5 आएगा, 100/50 करेंगे 2% आएगा। तीसरा टाइप का जो आपका रोड सरफेस है, वाटर बाउंड मैकेडम एंड ग्रेवल पेमेंट, यदि इस तरीके का है तो आपको हैवी रेनफॉल के केस में 1:33 यानी 3% का,
और इसमें 2.5% का लो रेनफॉल के केस में प्रोवाइड करते हैं। अगला है जो आपका रोड है अर्दन रोड, है ना, मिट्टी वाला रोड है। तो मिट्टी वाले जो रोड होती है उसमें जो कैम्बर सबसे ज़्यादा प्रोवाइड करता है कि पानी बिल्कुल ना रुके, अदरवाइज बहुत दिक्कत होती है। इसमें 4% कैम्बर प्रोवाइड करते हैं हैवी रेनफॉल के केस में, लो रेनफॉल के केस में 3% प्रोवाइड करते हैं, 3%। तो जैसे जैसे पेमेंट की क्वालिटी कम होती जाती है, पेमेंट की सरफेस की क्वालिटी कम होती जाती है, आपने जो कैम्बर प्रोवाइड किया उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है, उसकी वैल्यू क्या होती है, बढ़ती जाती है। तो आई होप आपके ये टॉपिक समझ में आ रहे होंगे। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। अब तो बेस बन गया ना, तो मैं चुटकियों में सारी चीज़ करवाएंगे, चुटकियों में। तो आपको समझ में आ गया कैम्बर वगैरह क्या होता है, ठीक है। कैम्बर वगैरह क्या होता है, कैम्बर की वैल्यू डिपेंड करती है कि हाँ कितनी वर्षा हो रही, मैग्नीट्यूड ऑफ रेनफॉल पर डिपेंड करती है, ठीक है। उनकी वैल्यू अलग अलग लोकेशन के लिए, जहाँ कम वर्षा होती, कहाँ ज़्यादा वर्षा होती, उसके हिसाब से दी गई है। अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अभी तक हमने जो टॉपिक डिस्कस किया है 40 मिनट के अंतर्गत, इनमें से आपके कुछ एग्जाम में, जिस एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें क्वेश्चन आए हुए हैं, उन्हीं एग्जाम के हम क्वेश्चन लिए हैं। इनको आप देखिए। गर्मी इसको आप देखिए, गर्मी तो बहुत ज़्यादा लग रही है। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, फटाफट बताइए। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, व्हाट इज द रिकमेंडेड कैम्बर फॉर बिटुमिनस टाइप ऑफ रोड। जो बिटुमिनस टाइप की रोड होती है उसके लिए रिकमेंडेड कैम्बर कितना है, रिकमेंडेड कैम्बर कितना है। तो यहाँ पास आपको कुछ नहीं लिखा है कि हैवी रेनफॉल है कि लो रेनफॉल है। तो पहले वाला हम क्या मानेंगे, हैवी, दूसरे को क्या मानेंगे, लो, हैवी फिर लो। तो जो बिटुमिनस सरफेस थी, जो बिटुमिनस टाइप की रोड थी, वहाँ पर मैंने देखा जो कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है, कैम्बर प्रोवाइड किया जाता है वो प्रोवाइड किया जाता है 1/40 से 1/50, यानी 1/50 से 1/60। तो इसमें कोई ऑप्शन नहीं है 1/50 से लेकर के 1/60। तो आप ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए पे टिक करेंगे। सेंटर ऑफ द रोड इज एलिवेटेड विथ रिस्पेक्ट टू एज, व्हाट इज दिस। आपका जो सेंटर रोड का सरफेस है विथ रिस्पेक्ट टू, हमने एज के रिस्पेक्ट में मैंने क्या कर दिया, एलिवेटेड कर दिया, ऊंचा कर दिया है। उसे क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं भैया, उसे बोलते हैं अपन उसे क्या सुपर एलिवेशन बोलते हैं, नहीं, उसे बोलते हैं कैम्बर। आपने सेंटर ऑफ द रोड को उठा दिया, ए आपका एज है, ए वाला भी एज है, विथ रिस्पेक्ट टू आपने एज उठाया है, इसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल राइज। क्या बोलते हैं, सेंट्रल राइज। ये आपका क्या है, रोड सरफेस है, क्या है, रोड सरफेस है, रोड सरफेस। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, आपका होगा कैम्बर। क्या होगा, कैम्बर। सुपर एलिवेशन आने वाले टॉपिक में देखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 3 न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में आया हुआ था। व्हाट इज द क्राउन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द एज टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट ऑफ विथ 7 मीटर वेरी हाई रेनफॉल। बताइए, इसमें क्रोन की हाइट पूछ रहा है। आपने क्या किया, व्हाट इज द क्रोन हाइट विथ रिस्पेक्ट टू द एजेस टू बी प्रोवाइडेड इन केस ऑफ स्टेट हाईवे। आपने क्या किया है, स्टेट हाईवे में विथ रिस्पेक्ट टू एज आपने कैम्बर प्रोवाइड किया है। तो इस जो वाला कैम्बर है ना, इसमें क्रोन की हाइट पूछा हुआ है। अब क्रोन है आपका है, इसको टॉप सरफेस क्रोन बोलते हैं। इसकी ऊंचाई कितनी है, इसको मान लो एच है, एच की वैल्यू आपको निकालनी पड़ेगी। इसमें जो आपका बिर्थ दिया हुआ है, बिर्थ कितना दिया है आपको, 7 मीटर दिया हुआ है। बिर्थ कितना दिया है, 7 मीटर दिया हुआ है। बिर्थ कितना दिया है, 7 मीटर दिया हुआ है। तो बताइए कैसे निकालेंगे इसको, कैसे निकालेंगे इसको, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। अभी मैंने बताया आपको, आपने देखा कि एच बराबर क्या होता है, W/2N। अब यहाँ एन क्या है, परसेंटेज स्लोप। अभी स्लोप कितना होगा भैया, इस केस में स्लोप कितना होगा, बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट है, बिटुमिनस कंक्रीट पेमेंट है। तो मैंने आपको बताया था कितना होता है, 1/50, यानी 2% का स्लोप होता है। कितना होता है, 2% का स्लोप होता है, 1/50 होता है। तो वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से। W कितना है आपका, विड्थ 7 है, इनटू ये आपका हो जाएगा
2 × 50, ठीक है। H बराबर W/2N है। W कितना आपको दिया हुआ है, W आपको दिया 7 मीटर, 2 तो 2 है, और स्लोप कितना है 1 × 50 होता है। तो आप इसको फॉलो करेंगे तो 0.07 आएगा, 0 पॉइंट कितना आएगा 07 आएगा। बहुत सिंपल है, इसको आप फॉलो कर सकते हैं। H बराबर W/2N को ध्यान में रखिए, ठीक है। आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आपकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये आपका क्या है, स्ट्रेट कैम्बर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्ट्रेट कैम्बर से क्वेश्चन पूछा हुआ है, स्ट्रेट कैम्बर से क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्वेश्चन यही पूछा था कि आपकी जो रोड बनी है, जो क्रोन की हाइट आपको बतानी है, आपको विड्थ दी हुई है, वेरी हाई रेनफॉल है। जस्ट मिनट, इसमें लिखा हुआ था ना वेरी हाई रेनफॉल है, तो वेरी हाई रेनफॉल लिखा है तो अपन 1/50 लेते हैं। नहीं भी लिखा रहता तब भी इसको कंसिडर करना पड़ता है। तो वेरी हाई रेनफॉल के केस में जो कैम्बर होता है, स्लोप होता है, कितना होता है 1/50 होता है ना बिटवीनस रोड केस में। तो 1/50 मैंने 50 ले लिया, और 1/50 की वैल्यू को रखेंगे। इसलिए टेबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछेंगे। कुछ दे दिया है आपको कि बिटवीनस रोड है, या फिर कोई वाटर बाउंड मैकेडम रोड है, ग्रेवल पेमेंट है, लो रेनफॉल है, तो वैल्यू याद रहेगी तभी तो आप क्वेश्चन लगा पाएंगे। तो फार्मूला याद रहेगा, आप आसानी से निकाल लेंगे इसको। H बराबर W/2N, ठीक है, H बराबर W/2N, ठीक है। अब 1 × 50, अब यहाँ पर आपको बहुत लोगों को डाउट आने वाला है, सर 1 × n आपने स्लोप बताया था, यहाँ पर स्लोप कितना है 1 × 50, यानी n बराबर कितना है 50 है। तो n बराबर मैंने यहाँ पर 50 पुट कर दिया, 7 तो 7 लिखा हुआ है। अब इसमें मैं थोड़ा सा और इरेज करता हूँ, कई बार कन्फ्यूजन आएगा। तो देखो आपका W कितना दिया था आपको 7, 2 तो 2, और n की वैल्यू कितनी होगी 50, तो 7/100 यानी 0.07। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम बात करेंगे, कैम्बर इज प्रोवाइडेड। कैम्बर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, टू प्रिवेंट सीपेज फ्लो, सीपेज फ्लो को रोकने के लिए, टू प्रिवेंट कैपिलरी फ्लो, कैपिलरी फ्लो को रोकने के लिए, टू रिमूव वाटर फ्रॉम द पेमेंट सरफेस, पेमेंट की सरफेस में वाटर को रिमूव करने के लिए, टू नो द टेबल बाई ड्रेनिंग ऑफ वाटर, टू नो द वाटर टेबल बाय ड्रेनिंग ऑफ वाटर। भैया जो वाटर टेबल की मात्रा जानने के लिए कि वाटर टेबल कितना है पानी बहने के बाद, ये सब नहीं होता। टू रिमूव वाटर फ्रॉम द पेमेंट सरफेस, कैम्बर प्रोवाइड करने का मकसद होता है पेमेंट की सरफेस से वाटर रिमूव हो जाए, वाटर रिमूव हो जाए, ये मकसद होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। सारे पढ़े हुए टॉपिक से क्वेश्चन मिल रहे हैं। द रिकमेंडेड कैम्बर फॉर वाटर बाउंड मैकेडम, वाटर बाउंड मैकेडम, ये आपका रोड है, ये पेमेंट टाइप ऑफ रोड है। इसमें कितना कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, वाटर बाउंड मैकेडम में कितना कैम्बर प्रोवाइड करेंगे, ये आपने पढ़ा है ना। 1 × 33 से 1 × 40, 1 × 33 से 1 × 40 वाटर बाउंड मैकेडम रोडें प्रोवाइड करते हैं। तो याद रहना चाहिए, ध्यान में रखिएगा, 1 × 33 से 1 × 40, ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। द कैम्बर ऑफ हिल रोड्स इन केस ऑफ बिटवीनस सरफेस, जो आपका बिटवीनस सरफेस होता है और हिल रोड है, तो कैम्बर कितना प्रोवाइड करेंगे, बिटवीनस सरफेस है और हिल रोड है, तो आप बिटवीनस सरफेस के केस में जो कैम्बर प्रोवाइड करते हैं, कितना प्रोवाइड करते हैं भैया, ये आपको प्रोवाइड करते हैं 2.5%। कितना प्रोवाइड करते हैं 2.5%। हालांकि अलग अलग एरियाज के लिए ना अलग अलग, मतलब हिली एरिया है, किस तरीके का एरिया है, अलग अलग उसमें ऑप्शन आते हैं। तो इस क्वेश्चन को जस्ट यहाँ लीव करते हैं, अगले वाले जब वीडियो पढ़ेंगे ना तो उसमें बहुत सारे और कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, उन कॉन्सेप्ट के बेस पे आप डिसाइड कर पाएंगे। इसको आप अभी लीव करिए ताकि आपको डाउट नहीं आना चाहिए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लेटरल कोएफिशिएंट ऑफ द फ्रिक्शन एज पर IRC, जो लेटरल कोएफिशिएंट होता है उसकी वैल्यू क्या होगी एज पर इंडियन रोड कांग्रेस। लेटरल फ्रिक्शन की वैल्यू होती है 0.15, कितनी होती है 0.15। लेटरल फ्रिक्शन का यूज हॉरिजॉन्टल कर्व डिजाइन में किया जाता है। व्हाट इज द इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर द मेजरमेंट रफनेस ऑफ पेमेंट सरफेस, यहाँ पर रफनेस नहीं था, अनइवननेस था, अनइवननेस था। जो रोड की अनइवननेस होती है, पेमेंट सरफेस की अनइवननेस होती है, खुरदुरापन होता है, ठीक है, या फिर रफनेस बोल सकते हैं, उसको मेजर करने के लिए अपन, आप रफनेस भी बोल सकते हैं, जस्ट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन में जो आया था वहाँ पर अनइवननेस लिखा था, मैंने यहाँ पर रफनेस टाइप किया था, तो कोई बात नहीं। तो आप जो रोड सरफेस की अनइवननेस या फिर रफनेस को मेजर करते हैं पेमेंट सरफेस की,
वो करते हैं आप बम्प इंटीग्रेटर एंड रफ मीटर से, बम्प इंटीग्रेटर एंड रफ मीटर से इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी नंबर आंसर होगा। केवल एक ऑप्शन नहीं होगा ना, बम्प इंटीग्रेटर, रफ मीटर, स्पीडोमीटर। भैया बम्प इंटीग्रेटर से अनइवननेस तो मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पर रफनेस भी लिखा हुआ है, तो दोनों वाला आंसर सही होगा, बम्प इंटीग्रेटर एंड रफ मीटर। केवल आपका ए वाला लिखा होता, अनइवननेस लिखा होता, ध्यान रखिए, केवल अनइवननेस लिखा होता तो बम्प इंटीग्रेटर या बम्प इंडिकेटर, लेकिन यहाँ पर रफनेस लिखा हुआ तो दोनों वाला आंसर सही होगा, बम्प इंटीग्रेटर एंड रफ मीटर। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट वैल्यूज फॉर कोफिशिएंट ऑफ लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल फ्रिक्शन। तो आपसे पूछ रहा है करेक्ट वैल्यू बता दो लेटरल एंड लॉन्गिट्यूडनल की। लेटरल फ्रिक्शन की 0.15 होती है, लॉन्गिट्यूडनल की 0.35 से 0.40 होती है, 0.35 से 0.40 होती है। तो ऑप्शन नंबर बी पे आप टिक कर देंगे, ऑप्शन नंबर बी में आप टिक कर देंगे। तो आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए, आपने सारे क्वेश्चन लगा लिए। तो इसी तरीके से जब आप टॉपिक को पढ़ेंगे तो सारे के सारे आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाएंगे। इसके अलावा भी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, उन सभी क्वेश्चन को बहुत ही इत्मीनान से आप करिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, जो टॉपिक मैंने पढ़ा था उन्हें क्वेश्चन कर लिए हैं। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक अपना क्या है, तो अपन क्या करेंगे ना, थोड़ा सा पढ़ने का तरीका चेंज करते हैं कि जो पढ़ेंगे सेम टाइम पे क्वेश्चन कर लेंगे तो इम्पोर्टेंट पता चल जाएगा। अभी तक आपने जो कुछ भी पढ़ा है उसमें सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। खास के जो टेबल मैंने बताई है, इस टेबल को ना आप बहुत अच्छे से शॉर्ट नोट्स वाले फाइल पे लिख लो और याद कर लो, काम हो जाएगा। सुबह शाम लिखना शुरू कर दो, है ना, 2-3 दिन तक लिखेंगे, क्वेश्चन लगाएंगे तो सब याद हो जाएगी। और इस चैप्टर में बहुत सारी टेबल आपको मिलेगी, बहुत सारी टेबल मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ गाइज, बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला हमारा टॉपिक है विड्थ ऑफ पेमेंट या फिर कैरेज वे। विड्थ ऑफ पेमेंट यानी पेमेंट के चौड़ाई या फिर कैरेज वे क्या होता है भैया, ये बहुत सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है। ये आपका जो रोड होती है ना, विड्थ ऑफ पेमेंट या कैरेज वे, जिस पर व्हीकल चलते हैं, जिस पर व्हीकल चलते हैं, जिस पर व्हीकल चलते हैं, उसी की बात हो रही है। अब उसमें देखना पड़ेगा कि जो आपका वो रोड है, उस रोड पर कितने लेन है, उस रोड पर कितने लेन है ना, कितने नंबर ऑफ लेन है उसको देखना पड़ेगा। जो हर एक लेन की विड्थ कितनी होती है उसको देखना पड़ेगा। उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं विड्थ ऑफ पेमेंट कितना होगा। विड्थ ऑफ पेमेंट क्या होगा, पेमेंट यानी चौड़ाई। अब हो सकता है नंबर ऑफ लेन 2 हों, है ना, एक लेन की चौड़ाई कितनी है उसको भी देखनी पड़ेगी आपको। It is decided on the basis of capacity which depends on width of the traffic lane and number of lanes। आपके उस लेन का, जो आप पहली लेन हो गई, फिर यहाँ पर सेपरेटर होगा, फिर दूसरी लेन होगी, ठीक है, तो एक लेन की चौड़ाई कितनी है ना, और नंबर ऑफ लेन कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप बता सकते हैं विड्थ ऑफ पेमेंट कितना होगा। ये टेबल देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडियन रोड कांग्रेस ने कुछ आपको बताया हुआ है कैरिज वे के बारे में, है ना, कैरिज वे के बारे में। मान लो सिंगल लेन रोड है, एक ही लेन, केवल एक ही लेन है ना, एक ही लेन है, सिंगल लेन रोड है, इस डायरेक्शन व्हीकल जाते हैं, इस डायरेक्शन व्हीकल आते हैं, एक ही लेन है। उस केस में जो आपका विड्थ ऑफ कैरिज वे होता है ना, विड्थ होता है कैरिज वे की, वो आपका 3.75 मीटर होता है, 3.75 मीटर होता है। मान लो एक लेन नहीं है, 2 लेन है ना, 2 लेन है, एक लेन नहीं 2 लेन है। जब 2 लेन है, एक लेन है थी और एक लेन आपकी ये वाली है, इधर से व्हीकल जाता है, इधर से व्हीकल आता है, और उसमें कर्व नहीं है, कर्व प्रोवाइड नहीं किया गया है, तो विड्थ ऑफ कैरिज वे क्या होगा, 7 मीटर। 2 लेन है लेकिन उसमें कर्व भी प्रोवाइड किया गया है, तो 7.5 मीटर। इंटरमीडिएट कैरिज वे है, इंटरमीडिएट कैरिज वे है तो 5.5 मीटर। मान लो एक से ज़्यादा लेन है तो उस केस में जो होता है 3.5 मीटर पर लेन। एक लेन का 3.5 मीटर, मान लो 4 लेन है तो 3.5 × 4 हो जाएगा, वो आपका निकल के आ जाएगा विड्थ ऑफ कैरिज वे। तो सिंगल लेन कितना होता है 3.75 मीटर, 2 लेन नो कर्व 7 मीटर, 2 लेन विथ कर्व 7.5 मीटर, इंटरमीडिएट कैरिज वे का 5.5 मीटर, मल्टी लेन है तो 3.5 मीटर पर लेन। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ कन्फ्यूजन हो रहा होगा, तो यहाँ देखिए ए वाला जो एरिया है ना, ए वाला देखिए, ए वाली जो चौड़ाई है, इस चौड़ाई में व्हीकल आपके ट्रैवल करते हैं, इसी को बोलते हैं विड्थ ऑफ कैरिज वे, इसी को बोलते हैं विड्थ ऑफ पेमेंट, इसी को बोलते हैं विड्थ ऑफ पेमेंट। मैंने फोटो लगा रखा है आप लोगों के लिए।
विड्थ ऑफ पेमेंट, ठीक है, विड्थ ऑफ पेमेंट। अब मान लो यहाँ पर 2 लेन है, एक लेने थी और एक लेने हैं, ठीक है, एक लेने हैं एक लेने हैं, तो 2 लेन बोलेंगे इसको। तो समझ में आ गया ना विड्थ ऑफ पेमेंट के बारे में, विड्थ ऑफ कैरेज वे इंपॉर्टेंट है, टेबल ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला टॉपिक है मीडियम्स या फिर ट्रैफिक सेपरेटर। आपने रोड में देखा होगा, आपने हाईवे के अंदर देखा होगा, बीच में ट्रैफिक सेपरेटर दिया जाता है, ट्रैफिक सेपरेटर दिया जाता है। अब ये ट्रैफिक सेपरेटर क्यों दिया जाता है? जैसे आपका हाईवे है, ठीक है, ये क्या है, हाईवे है। अब यहाँ पर आप देखो बीच में ट्रैफिक सेपरेटर क्यों दिया जाता है? अब यहाँ पे कोई व्हीकल जा रहा है और इधर से कोई व्हीकल आ रहा है, तो मान लो ट्रैफिक सेपरेटर नहीं है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपस में भिड़ सकते हैं, आपस में भिड़ सकते हैं और हेड ऑन कोलिजन हो जाएगा, टक्कर हो जाएगा। तो अपन चाहते हैं कि ये प्रॉब्लम ना हो, तो बीच में डिवाइडर प्रोवाइड कर देते हैं या ट्रैफिक सेपरेटर प्रोवाइड कर देते हैं। आपने देखा होगा रोड में, इसी की बात हो रही है। तो हेड ऑन कोलिजन को रिड्यूस करने के लिए, ताकि एक्सीडेंट कम से कम हो, है ना, इसलिए ट्रैफिक सेपरेटर प्रोवाइड किया जाता है। दूसरी बात ये होती है कि जब है आप रात में ट्रैवल करते हैं, और मान लीजिए आप इधर साइड जा रहे हैं, सामने से कोई व्हीकल आ रहा है और सेपरेटर नहीं है, लेट सपोज सेपरेटर यहाँ पास नहीं है, तो उस व्हीकल की जो हेडलाइट है आपकी आंखों में पड़ेगी, है ना, उस व्हीकल से जो लाइट आ रही है आपकी आंखों में पड़ेगी और आप चकमका जाएंगे, बिल्कुल, है ना, ग्लेयर होगा, ग्लेयर इफेक्ट होगा, है ना, चकाचौंध टाइप में हो जाता है सामने जब आँख में लाइट पड़ती है। तो इसको रिड्यूस करना होगा। अब इसको कैसे रिड्यूस करेंगे? इसके लिए क्या करते हैं, अपन सेपरेटर बना देते हैं, ट्रैफिक सेपरेटर, और बीच बीच में उन्हें पौधे लगा देते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे ट्रीज प्लांटेशन कर देते हैं, तो प्लांटेशन पे लाइट चली जाती है, वितरित हो जाती है, तो डायरेक्ट आपकी आँख में नहीं पड़ती। ये भी एक फ़ायदा होता है। तो यहाँ पर फिर लिखा हुआ है, इसको पढ़ सकते हैं आप लोग। It also reduces the glaring effect due to headlight of the vehicle coming from opposite direction in night. Trees are planted on divider just to reduce glaring effect of vehicle coming from opposite direction. जो चीज़ें मैंने बताई है वही चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बनेगा, मीडियन प्रोवाइड करने का जो मेन पर्पज होता है हेड ऑन कोलिजन को रिड्यूस करना, हेड ऑन कोलिजन को रिड्यूस करना। ओके, जस्ट मिनट गाइज। क्लियर हो गया चीज़ें? अच्छा, अब कितना रहेगा जो आप डिवाइडर प्रोवाइड करेंगे ट्रैफिक सेपरेटर, उसकी विड्थ कितनी होती है? आपके जो रूरल एरियाज होते हैं, रूरल एरियाज में 5 मीटर रखा जाता है, 5 मीटर। कितना? 5 मीटर। अब 5 मीटर कम से कम होनी चाहिए। यदि 5 मीटर होगा तभी जा कर के जो हमें एक पर्पज़ था, हमारा क्या पर्पज़ था कि ग्लेयरिंग की इफेक्ट को कम करे, ग्लेयर की इफेक्ट को कम करे, तो 5 मीटर कम से कम होना चाहिए। 5 मीटर नहीं होगा तो ग्लेयर की इफेक्ट को कम करेगा। लेकिन आईआरसी कहता है, जस्ट अ मिनट, हैंग क्यों कर रहा है लैपटॉप? ओके, तो हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे ट्रैफिक सेपरेटर के बारे में। तो ट्रैफिक सेपरेटर जब आपके रूरल हाईवे होते हैं, रूरल एरियाज में 5 मीटर उसकी विड्थ होनी चाहिए। हमें चाहते हैं कि वहाँ पास 5 मीटर विड्थ होगी तो प्रॉपर हम प्लांटेशन कर पाएंगे। तो जो रात में अपोजिट डायरेक्शन में जो व्हीकल आते हैं ना, जिससे जो हेडलाइट को हम रिड्यूस कर पाते हैं ताकि हमारे आँखों में डायरेक्ट ग्लेयरिंग का इफेक्ट ना हो। तो 5 मीटर आप, यदि ज़मीन नहीं है, लैंड की कमी है, तो 5 मीटर आप प्रोवाइड ना करिए, आप 3 मीटर प्रोवाइड कर दीजिए, वो तब भी काम चलेगा, कोई इशू नहीं आएगा। 3 मीटर एक बात आईआरसी ने कहा था। दूसरी बात आईआरसी ने कहा कि भैया जो आपके लंबी ब्रिजेस होती हैं, लॉन्ग ब्रिजेस होती हैं, या फिर पुलें होती हैं, वाइडक्ट पुल होती हैं, उस केस में इसकी विड्थ को, जो मीडियन होता है या फिर ट्रैफिक सेपरेटर या फिर डिवाइडर, इसकी विड्थ को आप 1.5 मीटर तक रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन किसी भी केस में 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए, 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। आईआरसी ये बात कहता है। आईआरसी क्या बात कहता है? आईआरसी कहता है कि जो आपका ट्रैफिक सेपरेटर होता है, ट्रैफिक सेपरेटर की जो विड्थ 5 मीटर रखो। यदि लैंड की कमी है तो आप 3 मीटर रख दो, ठीक है। जो लंबी ब्रिजेस होती हैं, पुल होती हैं, उस केस में आप 1.5 मीटर तक कम कर सकते हैं, लेकिन किसी भी हालत में 1.2 मीटर से कम नहीं होना चाहिए। तो गाइज इस वीडियो को हमें यहीं रोकना होगा, जस्ट अभी लैपटॉप हैंग कर रहा है। तो अगले वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए।
यदि आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो द सिविल पॉइंट का आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और अभी हमारा एक बैच स्टार्ट हुआ है जिसके माध्यम से बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हैं। कोई भी क्वेरी है तो आपको डिस्क्रिप्शन पे नंबर मिल जाएगा, उस नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके जानकारी ले सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।